हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं क्रिटिसिज्म ओवर फ्लिप्स कर्व। आप जानते हैं कि फ्लिप्स कर्व की इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। फ्लिप्स कर्व के नाम से वो मौजूद है। तो अगर आप ये वीडियो से पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो ऑब्वियसली पहले फ्लिप्स कर्व को समझने के लिए, फ्लिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए, केनेजियन पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए पहले आप क्या कहते हैं, वो पहली वीडियो देखें और फिर इस वीडियो पर आए। तो चलें, मैं बात शुरू करता हूं अपना स्क्रीन शेयर करके। लेट्स डिस्कस। जी, तो दिस इज फ्लिप्स कर्व पार्ट 2, अ क्रिटिसिज्म। आई एम हुसैन रजा and this is Econ Edge channel where we're discussing A-levels economics for the time being. In the decade of 1970, world economies experienced a new phenomena that was coexistence of higher rates of unemployment and inflation, later on termed as stagflation. This raised a question mark on the Phillips theory, which states the two are inversely related. बात सारी ये है कि फिलिप्स कर्व में हम ये स्टडी करते हैं कि इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इनवर्सली रिलेटेड है। अगर गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन पर कंट्रोल करना है तो हायर अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर लोअर अनएम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट को फुलफिल करना है तो उसे हायर इन्फ्लेशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। राइट? 1970s तक इस बात को सही माना जाता रहा, लेकिन 1970s में एक नई चीज दुनिया के सामने आई और वो थी स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन के जहां पर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को एग्जिस्ट कर रहे थे। याद रहे, मैं फिर आपको बता दूं कि फिलिप्स कर्व क्या थ्योरी पेश कर रहा है कि इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इनवर्सली रिलेटेड है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, और अगर इन्फ्लेशन रेट कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। लेकिन स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन सामने आई जिसमें हमें नजर आया कि हायर इन्फ्लेशन और हायर अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक साथ मौजूद है, और इसी चीज ने फिलिप्स कर्व पर एक क्वेश्चन मार्क डेवलप कर दिया और फिलिप्स कर्व पर क्रिटिसिज्म आने लगे। डायग्राम से ये बात समझाता हूं आपको। सिंपल डायग्राम बनाई हुई है मैंने। वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे रियल जीडीपी, जिस तरह मैक्रो की डायग्राम बनती है आपको ऑलरेडी पता है। ये मेरा ओरिजिनल एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, द फर्स्ट वन। राइट? Macro economy was in equilibrium at price level P and the national output was Y. But later on, what happened due to increase in cost of production of the firms, for example, ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, और इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में जब प्राइसेस बढ़ी तो जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनको ऑयल महंगा पड़ने लगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से एग्रीगेट सप्लाई फॉल हो गई, क्योंकि हर फर्म आउटपुट पे कट बैक करेगी। और जब एग्रीगेट सप्लाई फॉल हो रही है तो आपको साफ नजर आ रहा है कि प्राइस लेवल बढ़ रहा है, वाई एक्सिस पर देखें, जबकि नेशनल आउटपुट कम हो रहा है, जो इस बात का सबूत है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा होगा। Obviously, when national output is falling, firms would lay off workers. Obviously, when they're not producing enough output, why would they keep the same workers intact? As a result, you would see that price level would be increasing and unemployment rate would be rising. So here you can clearly see that higher unemployment and higher inflation are both coexisting, जिसको फ्लिप्स कह रहा था कि वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है? तो इस चीज ने फ्लिप्स कर्व पर एक क्वेश्चन मार्क डेवलप कर दिया, और फिर फर्दर क्रिटिसिज्म आया, और वो फर्दर क्रिटिसिज्म खास तौर पर आया मिल्टन फ्रीडमैन से। एमआईटी ग्रेजुएट, नोबेल लॉरिएट मिल्टन फ्रीडमैन ने बात की कि अनएम्प्लॉयमेंट का और जो इन्फ्लेशन का जो ट्रेड ऑफ है, जो फ्लिप्स कर्व में एक्सप्लेन किया जा रहा है, वो सिर्फ टेम्पररी है। मैं आपको याद दिला दूं कि फ्लिप्स कर्व क्या कह रहा है कि फॉर एग्जांपल एक्सपेंशनरी पॉलिसीज अडॉप्ट करके, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट को कम करके या
फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रा एक्सपेंशनरी अडॉप्ट करके गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएगी। एग्रीगेट डिमांड को बढ़ेगी तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो फर्म्स को ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वेज रेट बढ़ेगा, राइट, वर्कर्स को एम्प्लॉय करने के लिए। और जब वेज रेट बढ़ेगा तो वर्कर्स ये देखेंगे कि वेज रेट बढ़ रहा है तो वो जॉब्स की तरफ आएंगे। लास्ट लेसन में मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वर्कर्स अगर अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप में है, यानी कि उनका वेज रेट इतना कम है जो मार्केट में ऑफर हो रहा है कि वो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के इक्वल है, तो जाहिर बात है कि वर्कर्स जॉब्स को ऑप्ट नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे मुझे 20,000 रुपए अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में मिल रहे थे और 20,000 या 21,000 रुपए की मुझे जॉब ऑफर हो रही है, तो 1,000 के लिए या सेम 20,000 रुपए के लिए मैं जॉब को ऑप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे उतने पैसे मिल रहे थे, राइट। तो फिलिप्स की थ्योरी ये थी कि अगर वेज रेट बढ़ेगा तो वर्कर्स उस अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप से निकलेंगे, उन्हें लगेगा कि अब हमें काम करना चाहिए क्योंकि वेज रेट जो मिल रहा है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज्यादा मिल रहा है, एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा। लेकिन मिल्टन फ्रीडमैन ये कह रहा है कि वो जो वेज रेट बढ़ेंगे वो वर्कर्स को वक्ती तौर पर तो मनी इल्यूजन में मुब्तला कर देंगे। मनी इल्यूजन से क्या मुराद है कि वर्कर्स को लगेगा कि वेज रेट बढ़ रहा है तो हम बेटर ऑफ हो रहे हैं, राइट। सारी बात है कि जब आपकी तनख्वाह बढ़ रही है तो आपको लग रहा है कि आप बेटर ऑफ हो रहे हैं, राइट, लेकिन एक्चुअली बेटर ऑफ नहीं हो रहे होंगे। मिल्टन फ्रीडमैन का ये पॉइंट है, राइट, कि वेज रेट बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, लेकिन वर्कर्स सून ये बात रियलाइज करेंगे कि जब वेज रेट बढ़ेगा तो जाहिर बात है कि फर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, और जब फर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वो प्राइसेस बढ़ाएंगी। तो माइंडेड के वेज रेट आइसोलेशन में नहीं बढ़ रहा, वेज रेट के बढ़ने की वजह से लाजमी प्राइसेस बढ़ेंगी, और जब प्राइसेस भी बढ़ रही हैं और वेजेस भी बढ़ रही हैं तो पता ये चलेगा कि नॉमिनल वेज रेट तो बढ़ रहा है लेकिन रियल वेज रेट तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, क्योंकि जितने से वर्कर्स की वेजेस बढ़ाई थी उतने से प्राइसेस बढ़ गई। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वेज रेट बढ़ रहा है, नॉमिनल वेज रेट बढ़ रहा है, लेकिन अगर देखेंगे तो रियल वेज रेट तो वहीं का वहीं है। एज अ रिजल्ट वर्कर्स बहुत जल्दी रियलाइज कर लेंगे, ट्रेड यूनियंस बहुत जल्दी रियलाइज करेंगी कि दे आर नॉट गेटिंग बेटर ऑफ, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि सेम अनएम्प्लॉयमेंट वापस रिस्टोर हो जाएगी, क्योंकि वर्कर्स को साफ नजर आ रहा है कि वो बेटर ऑफ नहीं हो रहे। तो मिल्टन फ्रीडमैन का पॉइंट ये है कि जैसे फ्लिप्स कर्व पर ये बात हो रही है कि अगर वेज इन्फ्लेशन रेट को बढ़ाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, वो ये कह रहा है कि ऐसा सिर्फ टेम्पररी होगा, क्योंकि वेज रेट बढ़ने से कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ने से प्राइस बढ़ेगी। वेज प्राइस स्पायरल का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता ही है कि वेजेस और प्राइसेस में नेवर एंडिंग चेज शुरू हो जाएगा, उसी को हम वेज प्राइस स्पायरल कह रहे हैं। तो जब वेजेस बढ़ेंगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगी, और वर्कर्स ये रियलाइज कर लेंगे कि तो दे आर नॉट एक्चुअली गेटिंग बेटर ऑफ एंड द सेम अनएम्प्लॉयमेंट रेट वुड बी रिस्टोर्ड। एज अ रिजल्ट वेज रेट बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ टेम्पररी कम हो रहा होगा, राइट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट वेज रेट बढ़ने का या इन्फ्लेशन रेट बढ़ने का अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर कुछ भी नहीं है। दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन का मानना यह है कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल है। आप ये बात ऑलरेडी पढ़ ही चुके होंगे, राइट, कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, और जारी बात है कि मिल्टन फ्रीडमैन का ताल्लुक मोनेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से है, जो कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के ही डिसेंडेंट्स हैं। तो उनका मानना यह है कि LRAS लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट को नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट से कम करने की कोशिश की जाएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेशनरी प्रेशर्स डेवलप कर देगा, एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगी। मिल्टन फ्रीडमैन ने एक और टर्म, नई टर्म कॉइन की, एक नायरू। अब यहां बात गौर से सुनिएगा प्लीज। नायरू क्या है? नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का वो रेट जहां इन्फ्लेशन नॉन एक्सेलरेटिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इकोनॉमी में 5% नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है तो ये 5% जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है ये वो रेट है
जहां इन्फ्लेशन नॉन एक्सेलरेटिंग है, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट को इस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से कम करने की कोशिश की जाएगी, तो मिल्टन फ्रीडमैन का मानना यह है कि इन्फ्लेशन एक्सेलरेट हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे बहुत थोड़ी सी देर के लिए ट्रेड ऑफ डेवलप होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वापस वहीं आ जाएगा जहां था, और एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने के लिए जो गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन रेट को बढ़ाने का डिसीजन लिया था, एक्चुअली उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। राइट? नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है और जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट इज क्लासिफाइड एज नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कभी जीरो नहीं होगी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कभी जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ मिसमैच ऑफ टाइप ऑफ लेबर डिमांडेड एंड टाइप ऑफ लेबर सप्लाइड लाजमी रहेगा, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की वजह से, जोग्राफिकल मोबिलिटी की वजह से, इम्परफेक्ट नॉलेज की वजह से कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट लाजमी रहती है इकोनॉमी में, जिसे हम नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और मिल्टन फ्रीडमैन ये कह रहा है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट से कम करने की कोशिश की जाएगी एक्सपेंशनरी पॉलिसीज अडॉप्ट करके, उससे सिर्फ इन्फ्लेशन एक्सेलरेट हो जाएगी, और एक्चुअली वो ट्रेड ऑफ जो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के दरमियान हो रहा है वो बहुत टेम्पररी होगा, और आगे चल के तो बिल्कुल ही नहीं होगा। वो मैं आगे चल के एक्सप्लेन करता हूं आपको कि उसका क्या सेंस है। तो मिल्टन फ्रीडमैन ये कह रहा है कि वो जो ट्रेड ऑफ है, यानी कि इन्फ्लेशन रेट को अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन रेट बढ़ने से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रही है वो सिर्फ टेम्पररी होगी, उसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होगा। डायग्राम के जरिए ये बात समझाता हूं मैं आपको। डायग्राम देखने में मुश्किल लग रही है, कोई खास बात नहीं है, परेशान मत होइएगा प्लीज। दो डायग्राम्स एक साथ बनाई हुई हैं, पिछली वीडियो में भी बनाई हुई थी, तो आपको इस चीज का आदी हो जाना चाहिए। सबसे पहले मैं ये डायग्राम एक्सप्लेन कर दूंगा। यह है लॉन्गरन फ्लिप्स कर्व। राइट? ये खड़ा हुआ है 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर, जिसको मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। लॉन्गरन फ्लिप्स कर्व पर अभी आप गौर ना करें, सिर्फ ये देखेंगे ये 5% अनएम्प्लॉयमेंट है पॉइंट ए पर, और 3% इन्फ्लेशन है, लेट्स सपोज। अब माइंड इट कि हम ये बात कर रहे हैं कि जब ये 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो यहां पर ये जो 3% इन्फ्लेशन है ये नॉन एक्सेलरेटिंग है। इन्फ्लेशन रेट पर ना कोई अपवर्ड टेंडेंसी है ना कोई डाउनवर्ड टेंडेंसी है। इन्फ्लेशन रेट यहाँ स्टेबल रहेगा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर, यानी 5% आई एम अज्यूमिंग इज द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और उस पे जो नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट है वो 3% है। राइट? अब गवर्नमेंट फर्ज करें कि चाहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को 5% से 2% पर ले आया जाए। अब अकॉर्डिंग टू फिलिप्स थ्योरी, अगर 5% से अनएम्प्लॉयमेंट रेट को 2% पे लेके जाना है, तो हमें ए पॉइंट से बी पे जाना पड़ेगा, जहां हमें इस 2% अनएम्प्लॉयमेंट के लिए इस 7% इन्फ्लेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं कि 5% हमारा नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, 3% हमारा नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था। इन्फ्लेशन रेट यहाँ नॉन एक्सेलरेटिंग था, स्टेबल था, कोई अपवर्ड कोई डाउनवर्ड टेंडेंसी नहीं। लेकिन अगर गवर्नमेंट को 2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट चाहिए, तो गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन रेट को 7% पर लेके जाना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट ए से बी पॉइंट पर आ जाएंगे। गवर्नमेंट ऐसा कैसे करेगी? अब ये राइट साइड वाली डायग्राम पे आ जाए। फर्स्ट करें कि इकोनॉमी यहाँ प्राइस पी पर प्राइस पी पर इक्विलिब्रियम में थी, और ये मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था। लेकिन माइंडेड के वही बात कि हम यहाँ ज्यूम कर रहे हैं कि 5% नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है। आपको पता होगा कि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट को हम इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। राइट? क्योंकि जो 5% अनएम्प्लॉयड नेचुरली हैं, हम उन्हें वर्कफोर्स में एक तरह से काउंट ही नहीं कर रहे। तो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है 95% पर, 5% यहाँ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद है। ये प्राइस लेवल है, ये नेशनल आउटपुट है। गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी पॉलिसीज अडॉप्ट की, जिसकी वजह से ये एग्रीगेट डिमांड कर्व ग्रीन वाला AD1 पर शिफ्ट हो गया।
राइट। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम किए जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ी। ये ब्लैक एरो से आप देख सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट होकर AD1 पर आ गया और अब ये एग्रीगेट डिमांड इस जगह पर Y1 पर आ गई इकोनॉमी, यानी कि जो नेचुरली अनएम्प्लॉयड लोग थे वो भी, उनमें से भी कुछ पार्ट वक्ती तौर पर एम्प्लॉय हो गया, 2% अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई। क्योंकि जाहिर बात है कि जब गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएगी तो डिमांड फॉर वर्कर्स बढ़ेगी और डिमांड फॉर वर्कर्स बढ़ने से कुछ वर्कर्स ऑब्वियसली जॉब्स में आएंगे। तो हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% से 3% पर फॉल हो गया, यानी कि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट 2% से कम हो गई क्योंकि जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है और इकोनॉमी Y1 पर आ गई यहाँ, राइट, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई। लेकिन आपको याद होगा पॉजिटिव आउटपुट गैप या इन्फ्लेशनरी गैप का कॉन्सेप्ट, कि जब इकोनॉमी बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड एक्सीड कर जाएगी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट से, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व से, तो दैट वुड क्रिएट एन इन्फ्लेशनरी गैप और पॉजिटिव आउटपुट गैप। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ रेड लाइन से मैंने वो पॉजिटिव आउटपुट गैप दिखाया है जो कि ये दिखा रहा है कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा और जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट है वो कम है, तो यहाँ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स डेवलप हो जाएंगे और इन इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की वजह से, चले वो बात मैं आगे करता हूं, पहले मैं आपको ये बताऊं कि एग्रीगेट डिमांड कर्व जब राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 5% पे, फिर आ गया 3%, यानी क्या कहते हैं 3% पे, राइट, और यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया। ठीक है, मुझे यहाँ 3% लिखना चाहिए था, बाय मिस्टेक मैंने इसको नहीं देखा। क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% पे पहुंच गया, 2% से कम हो गया है। ठीक है, तो ये 3% होना चाहिए था। बहरहाल लॉजिक आपकी समझ में आ रही है कि यहाँ एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से इकोनॉमी जो है वो बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ गई और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया, जो कि यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है कि फ्लिप्स कर्व पे क्या हो रहा है कि जब गवर्नमेंट यहाँ एक्सपेंशन कर रही है तो फ्लिप्स कर्व पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ गया 2% पर, इन्फ्लेशन रेट आ गया 7% पर। लेकिन मैंने फिर आपको बताया, यानी कि यहाँ ट्रेड ऑफ हो गया जो वो चाह रहे थे, लेकिन यहाँ इन्फ्लेशनरी गैप डेवलप हो गया, ट्रेड यूनियंस बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी, फर्म्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस बढ़ने लगेंगी, ट्रेड यूनियन हायर वेजेस डिमांड करने लगेंगी और जब ट्रेड यूनियन हायर वेजेस डिमांड करेंगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व बना हुआ है ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा। आपको पता ही है कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो सप्लाई फॉल होती है, तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल शिफ्ट बैकवर्ड एट SRAS1 और नतीजा क्या निकलेगा कि इन्फ्लेशन तो 7% पर रुक जाएगा, राइट, यानी कि प्राइस लेवल मजीद बढ़ गया और इन्फ्लेशन रेट 7% पर मौजूद है, लेकिन हो क्या रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट वापस Y1 से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आ गया, यानी जो 2% से अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ था वो वापस वहीं आ गया। क्योंकि हो क्या रहा है कि इन्फ्लेशनरी गैप डेवलप होने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आउटपुट लेवल वहीं आया, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी वहीं आ गया। और फिर इस एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बैकवर्ड शिफ्ट करने की वजह से ये जो शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व है हमारा रेड वाला, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा SRPC1 पर और नतीजा क्या निकलेगा कि इन्फ्लेशन रेट तो वही 7% रहेगा, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ 5% पर वापस आ जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई फॉल हो रही है, एग्रीगेट सप्लाई के फॉल होने से इकोनॉमी वापस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आ रही है और जो वक्ती तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई थी वो वापस चली गई। तो यहां हम उसे कैसे शो करेंगे, हम शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट कर देंगे और हम दिखा देंगे कि इन्फ्लेशन रेट तो 7% पे पहुंच गया, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहीं का वहीं वापस आ गया। तो बात वही हो रही है कि मिल्टन फ्रीडमैन क्या कह रहा है कि लोग वक्ती तौर पर मनी इल्यूजन में मुब्तला होंगे, उन्हें लगेगा कि बेटर ऑफ हो रहे हैं, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही लोग रियलाइज करेंगे कि एक्चुअली वो बेटर ऑफ नहीं हो रहे क्योंकि रियल वेज रेट तो वहीं का वहीं खड़ा है, तो नतीजा ये निकलेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट वापस वहीं आ जाएगा जहां था और इन्फ्लेशन 7% पे आ जाएगा। यानी अब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर जो इन्फ्लेशन रेट है बिल्ट इन स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन वो 7% है, और अगर अब मजीद गवर्नमेंट को दोबारा से ट्रेड ऑफ ट्राई करना है
कोई एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट करके, तो हम ये देखेंगे गवर्नमेंट को सी से डी पर आना पड़ेगा और इन्फ्लेशन रेट और ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होगा इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस की वजह से, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम नहीं हो रहा होगा। यही फिलिप्स कह रहा है कि हर दफा जो ट्रेड ऑफ होगा वो टेम्पररी होगा और हर दफा ट्रेड ऑफ नहीं भी होगा। अब ये आखिरी बात भी सुन लें। एक तो आपकी बात समझ में आ गई कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी से नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट टेम्पररी कम हो जाएगी, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बैकवर्ड शिफ्ट होने से ये शॉर्ट टर्म फ्लिप्स कर्व आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और नतीजा ये निकलेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट वहीं वापस आ जाएगी। और हमें नजर आ रहा है कि टेम्पररी ट्रेड ऑफ हो रहा है, लेकिन एक बात इसमें यह भी है, और इस लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व को हम इसीलिए अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट ए पर था, फिर सी पे था, फिर वापस यहीं पर आएगा, तो उन्हीं पॉइंट्स को मिला के हमने ये लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व बनाया है, जो कि ये शो कर रहा है कि लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन रेट के चेंज होने का अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात और सुन लें, रैशनल एक्सपेक्टेशंस। एक दो दफा तो मनी इल्यूजन में मुब्तला हो गए वर्कर्स, लेकिन सून वो रियलाइज कर लेंगे कि अडेप्टिव एंड रैशनल एक्सपेक्टेशंस की वजह से, रैशनल एक्सपेक्टेशंस हम ये कहते हैं कि लोग समझ जाएंगे फ्यूचर में कि क्या होने वाला है, अपनी पास्ट और प्रेजेंट कैलकुलेशंस पर, पास्ट और प्रेजेंट नॉलेज पर, पास्ट और प्रेजेंट ऑब्जर्वेशंस पर, रैशनल एक्सपेक्टेशंस के थ्रू हर दफा जब गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट करेगी और उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो लोग उसे ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उस इन्फ्लेशन को, और नतीजा ये निकलेगा कि वो ऑलरेडी हायर वेजेस मांगेंगे, उसके बगैर वो अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगा, राइट। वो हायर वेजेस मांगेंगे, और हायर वेजेस मांगेंगे तो नतीजा वही निकलेगा कि कोई बेटर ऑफ नहीं हो रहा होगा, और एज अ रिजल्ट नतीजा ये निकलेगा कि हम देखेंगे कि जो टेम्पररी ट्रेड ऑफ हो रहा था वो भी नहीं होगा। और जैसे ही वेज रेट इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, वर्कर्स वेज रेट बढ़ा देंगे, फिर इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, फिर हायर वेजेस के लिए डिमांड करेंगे, फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिर हायर वेजेस के लिए डिमांड करेंगे, और एज अ रिजल्ट लॉन्ग रन में कोई ट्रेड ऑफ हो ही नहीं रहा होगा। तो इसलिए मिल्टन फ्रीडमैन का मानना यह है, मोनेटिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का मानना यह है कि एक्चुअली लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कोई ट्रेड ऑफ नहीं है। इन्फ्लेशन रेट के बढ़ाने से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम नहीं होता। आई होप कि मेरी बातें आपकी समझ में आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।